हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षा नीति शल्य की ओर से दिया गया मिड टर्म पेपर 4 क्लास 10th। विषय रहेगा हिंदी। ठीक है, अवधि 3 घंटे और अधिकतम अंक रहेंगे 80। सो इम्पोर्टेंट रहने वाली है वीडियो आप बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ से आप करने वाले हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर, और जो पेपर का पैटर्न है वो आप यहाँ से देखोगे। साथ ही आपकी जो प्रैक्टिस है वो यहाँ से आप अच्छे से कर पाओगे। आपका जो वीक एरिया है उस पर आप फोकस कर पाओगे। सो देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ से इनको सावधानी से पढ़िए और सख्ती से उनका अनुपालन कीजिए। तो 4 खंड दिए गए हैं, क, ख, ग और घ। ठीक है, कुल 15 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अब देखिए, खंड क दिया गया है। सबसे पहले अपठित बोध दिया गया है। खंड क में गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित जो है दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंदित नहीं होता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं के लिए दुखी होता है जो दूसरों के पास हैं। नॉर्मली सबके साथ होता है नहीं ये, और वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है, इसलिए तो सब परेशान रहते हैं। और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। एक उपवन को पाकर प्रकृति को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना, और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। यह ऐसा दोष है जिसमें ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है, और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह बुरी किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है ताकि इस प्रकार के दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे, और जो स्थान है उस पर वो अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपनों को बढ़ाने की कोशिश जो है नहीं की जा सकती है। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। ठीक है, उसके पतन का कारण सद्गुणों का हास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरे की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए और गुणों का विकास करे। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। ईर्ष्या मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। गद्यांश के अनुसार ईर्ष्या का व्यक्ति पर क्या प्रभाव होता है। तो ईर्ष्या का व्यक्ति पर क्या प्रभाव होता है, तो वो उसके जो मानसिक शांति है उसको क्या कर देती है, भंग कर देती है। ठीक है, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कर लिखिए। कथन दिया गया है, ईर्ष्या पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। तो बिल्कुल ठीक है ये। और ईर्ष्या मनुष्य के मौलिक गुणों और रचनात्मकता का विकास करती है। तो विकास नहीं करती, हास करती है। तो कथन सही है, किंतु कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गद्यांश के अनुसार यदि मनुष्य ईर्ष्या से मुक्त हो जाए तो उसे क्या लाभ होगा। क्लियर, तो क्या लाभ होंगे है, तो इसमें देखिए क्या लाभ होंगे। मनुष्य जो है वो मौजूदा क्या लाभ होंगे, तो मनुष्य क्या कर पाएगा, मौजूदा वस्तुओं का आनंद ले पाएगा, बिल्कुल ले पाएगा। दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरित भी होगा। अगर ईर्ष्या नहीं होगी तो उसको उसमें दूसरों की खुशी में उसको खुशी महसूस होगी, ना कि जलन। उसके मौलिक गुण कुंठित हो जाएंगे। ठीक है, दूसरों की उपलब्धि से प्रेरित होगा, मौलिक गुण उसके कुंठित हो जाएंगे, ये गलत है। और निंदा और द्वेष भाव से दूर रहेगा। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, तो फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, गद्यांश के अनुसार एक ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है वो निंदक क्यों बन जाता है। यहीं से आप इसका आंसर लिख लेंगे। तो देखिए, दूसरों की निंदा, निंदक क्यों बन जाता है, दूसरों की निंदा यहाँ से लिखेंगे। वह इसलिए करता है क्योंकि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्र की आंखों में गिर जाएंगे, और जो स्थान है उस पर वो अनायास ही बिठा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो निंदा करने लगता है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, अगर जो है यहाँ से देखिए, यहाँ से कर लेंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें गद्यांश के अनुसार ईर्ष्या मनुष्य की उन्नति में बाधक क्यों है। तो यहाँ से आप इसमें इस तरह से लिख सकते हैं कि ईर्ष्या जो है वो क्या करती है। ईर्ष्या हमारे मन के चरित्र को निर्मल नहीं बनाती है, गुणों का विकास नहीं करती है। ठीक है, ईर्ष्या से मौलिक गुण जो है वो कुंठित हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इकट्ठा करके लिख देंगे।
तो यहाँ से आप लिख सकते हो गद्यांश के अनुसार ईर्ष्या मनुष्य की उन्नति में बाधक क्यों है। ईर्ष्या मनुष्य को दूसरे की प्रगति देखकर जलाती है और वह अपनी उन्नति के लिए प्रयास करना छोड़ देता है, इसके बजाय वह दूसरों को हानि पहुंचाने में लग जाता है। इस प्रकार ईर्ष्या जो है उसकी उन्नति में क्या बन जाती है, बाधक बन जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। हुंकारों से महलों के नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता ग्वाक्स अंबर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जानता कि स्वप्न अजय चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती के लिए तू किसे ढूंढता है, मंदिर राजप्रसादों तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, दूर राह समय के रथ पर घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। काव्यांश में अंधकार शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, तो अंधकार शब्द का अर्थ है वो परतंत्रता के लिए किया गया है। काव्यांश के अनुसार किसकी शक्ति समय और काल से भी बढ़कर है, तो जनता की शक्ति जो है वो समय और काल से भी बढ़कर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प जो है आपको चयन करके लिखना है। कवि के अनुसार अब राज सिंहासन जनता का है, राजा का नहीं। ठीक है। जनतंत्र में वास्तविक शक्ति जनता के मताधिकार में ही निहित है, तो ये इसकी सही व्याख्या भी है, इसीलिए जो सिंहासन है वो जनता का है। तो कथन हमारा सही है और कारण इसकी सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है व्यवहारिक व्याकरण के लिए। तो निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे फर्स्ट दिया गया है, आगे बढ़कर मोती ने सांड का सामना किया। इसको आपको संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना है, तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम, मोती आगे बढ़ा और उसने सांड का सामना किया। तो ये क्या हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। हमने बीच में क्या लगा दिया, और लगा दिया। ठीक है। उसके बाद, मनीषा के विद्यालय पहुंचने से पूर्व शिक्षक जा चुके थे, तो इसको हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। तो जब मनीषा विद्यालय पहुंची तब तक शिक्षक जा चुके थे, ये मिश्र वाक्य में हो गया। उसके बाद है, राम वृक्ष बेनीपुरी 10वीं की शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गई। यह वाक्य का प्रकार बताना है आपको, तो यह वाक्य मिश्र वाक्य है। चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है, तो इसमें प्रयुक्त जो आश्रित उपवाक्य है वो कौन सा है, वो संज्ञा उपवाक्य रहेगा। जब विपत्ति आए तब धैर्य रखना, इसको आपको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। तो विपत्ति में धैर्य रखना, ये सरल वाक्य हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 दिया गया है। निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। पहला है, महिमा से सोया नहीं जाता। वाच्य भेद का नाम जो है वो आपको लिखना है। महिमा से सोया नहीं जाता, सोया नहीं जाता ये किस तरह का है, ये भाववाच्य हो जाएगा। तो यहाँ से सारे आंसर करेंगे। तो देखिए, महिमा से सोया नहीं जाता, तो ये कैसा है, ये भाववाच्य है। हालदार साहब द्वारा पान खाया गया, तो हालदार साहब ने पान खाया, यानी ये जो है पान खाया गया, इसको हमें किस में बदलना है, कृतवाच्य में बदलना है। तो हालदार साहब ने पान खाया, ये कृतवाच्य हो गया। संदीप पतंग उड़ाता है, ठीक है, ये वाक्य कैसा है, ये वाक्य कृतवाच्य है। कर्मचारी कल फाइल भेजेगा, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो फाइल कल कर्मचारी द्वारा भेजी जाएगी, ये कर्मवाच्य हो गया। क्लियर, फाइल कल कर्मचारी द्वारा भेजी जाएगी। जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु भाव हो उसमें कौन सा वाच्य होता है, तो उसमें भाववाच्य होता है। नेक्स्ट देखिए, अब हमें यहाँ पर दिया गया है प्रश्न 4। प्रश्न 4 हम कर चुके हैं। प्रश्न 5 है, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित पदों का पद परिचय आपको लिखना है। तो ये दिया गया है और इसमें जो अंडरलाइन किए हुए हैं उनका पद परिचय आपको बताना है। तो पहला इसमें जो दिया गया है, सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, तो इसमें रेखांकित पद क्या है, हमें इसमें देखिए पद परिचय देंगे तो हमें क्या है, एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, ठीक है, और इसमें कर्म कारक है
और बहुवचन है। क्लियर। हलवाई मीठी जलेबियाँ बना रहा है, तो इसमें रेखांकित पद कौन सा है? मीठी। मीठी क्या है? गुणवाचक विशेषण रहेगा, स्त्रीलिंग है, एक वचन है जो जलेबियाँ संज्ञा की विशेषता बता रहा है। मीठी जलेबियाँ यानी जलेबियाँ क्या है? ये संज्ञा है और ये किसमें है? ये बहुवचन है। और मीठी जो है यहाँ पे क्या है? एक वचन होकर भी बहुवचन की विशेषता बता रहा है। अंकित कल कार चला रहा था, चला रहा था, तो ये क्या है? एक संयुक्त क्रियापद है जिसमें चला एक मुख्य क्रिया है और रहा है था उसमें इसकी सहायक क्रिया है। बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा था, तो पेड़ पर यहाँ पर क्या है? ये संबंध बोधक अव्यय है। नवाब साहब धीरे धीरे खीरा छीलने लगे। अब इसमें रेखांकित पद क्या है? धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या है? अव्यय है। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है जिसमें काम कैसे हो रहा है यानी उसके रीति यानी काम के करने का पता चले उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे खीरा जो वो धीरे धीरे छीला जा रहा है। क्लियर। और स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखिए, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित काव्य पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए। तो अलंकार इसमें कौन सा रहेगा? तो आइए देखते हैं। पहला है, जिस दिन जन्म लियो आला ने धरती धसी 2.5 हाथ। अब देखिए, जिस दिन आला ने जन्म लिया उस दिन धरती जो है वो 2.5 हाथ नीचे धंस गई। तो ये पॉसिबिलिटी इसी नज़र नहीं आ रही है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात की गई है। तो ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, तो ये कैसा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार रहेगा? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। पाहुन यानी यहाँ पे क्या है? बादल हैं। ठीक है, जो आए हो गांव में शहर के, तो एक तरह से जैसे शहर के लोग जो गांव में आते हैं, इसी तरह उसकी कुछ तुलना बादलों से की गई है। तो ये कैसा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। तो इसमें जो शब्द जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए लगता है। इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले, यानी इतना रोया कि सारे तालाब ही भर गए। ये भी अतिशयोक्ति हो गया। ठीक है। उर विहगसा उड़ रहा है नील गगन के बीच, तो विहगसा। क्लियर। तो सा से ये इस तरह से जब होता है तो उसमें कौन सा होता है? ये उपमा दी जा रही है। विहगसा यानी एक जो पक्षी है उसकी तरह उड़ रहा है। उर यानी मेरा हृदय। ठीक है, तो इसमें इस तरह से तुलना की गई है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। सागर के ऊपर नाच नाच लहरें करती हैं मधुर गान, तो इसमें लहरों का मानवीकरण किया गया है कि वो सागर के ऊपर क्या कर रही है? नाच रही हैं। तो ये इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। उसके बाद खंड ग दिया गया है, पाठ्य पुस्तक व पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। अब ये पठित पद्यांश दिया गया है, इसको आपकी बुक से लिया गया है, पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने चाहते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। ठीक है, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संभल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। ठीक है, अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजरी बजाते, गाते जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेतीबाड़ी करना और दिन दिन छीजने लगे। अब देखिए, प्रश्न दिया गया है, बाल गोविंद भगत का प्रत्येक वर्ष गंगा स्नान के लिए जाने का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या था? संतों की संगति और लोगों को देखने की लालसा, ये था उसका वेद। बाल गोविंद भगत गंगा स्नान जाने के दौरान घर से अन्न लेकर नहीं चलते थे, क्योंकि साधु व्यक्ति जो है वो अन्न साथ लेकर नहीं चलता। नेक्स्ट देखिए, किंतु टेक वही जवानी वाली। यहाँ टेक से क्या आशय है? तो यहाँ टेक क्या है? यहाँ जिद है। ठीक है, कि जिद वही जवानी वाली की ऐसे ही करना है, ना खाना है ना जो है तरीके से जाना है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 है, कथन और कांड को पढ़कर उपयुक्त विकल्प दीजिए। कथन दिया गया है, बाल गोविंद भगत सिद्धांतों और आदर्शों का सख्ती से पालन करते थे। ये ठीक है, और क्योंकि तबीयत बिगड़ने पर भी उन्होंने अपनी दिनचर्या में बदलाव नहीं किया। तो ये इसको क्लैरिफाई भी कर रहा है कि बिल्कुल सिद्धांतों और आदर्शों का पालन करते थे, क्योंकि तबीयत बिगड़ने पर भी उन्होंने दिनचर्या का बदलाव नहीं किया। तो इसका मतलब सख्ती से ही पालन कर रहे थे। तो सी आंसर हमारा इसमें हो जाएगा। दोनों सही हैं और ये सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में वर्णन नहीं है, तो आपको बताना है इसमें किस में वर्णन नहीं है।
ठीक है। तो भगत द्वारा जो है गीत गाते हुए खेत में फसल रोपने का वर्णन नहीं है। बाकी देखिए गंगा स्नान जाने के पीछे छिपे उद्देश्य का भी है, बिगड़ी तबीयत का भी है, और उनका अपने आदर्शों के अनुरूप जीवन जीने के बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 8 है, निम्नलिखित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में देना है। तो 4 क्वेश्चन ये दिए गए हैं, इनको हम जो है सॉल्यूशन देखेंगे। पहला प्रश्न है, सरकंडे के चश्मे को उम्मीद जगाने वाला कहने के पीछे लेखक का क्या आशय है। ठीक है। तो लेखक का आशय है कि नेताजी का टूटा हुआ चश्मा भी जो है संघर्ष और आशा का प्रतीक है। इससे लोगों में यह विश्वास पैदा हुआ है कि कठिन परिस्थितियों में भी साहस और आत्मविश्वास जो है वो बनाए रखना चाहिए। ख है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या अन्य लोगों के लिए अचरज का विषय क्यों थी। तो क्यों थी? बाल गोविंद भगत सुबह 4 बजे उठकर स्नान ध्यान करते, पूरा दिन भजन गाते और खेती बाड़ी भी करते। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और न ही किसी से बैर रखते थे। ठीक है। उनकी ऐसी सच्ची और सरल जीवन शैली लोगों के लिए क्या थी? अचरज का विषय थी। नेक्स्ट देखिए, ग क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब दिखावे की शैली अपनाते हैं। वर्तमान संदर्भ में इस प्रकार की जीवन शैली की समीक्षा कीजिए। तो उत्तर क्या रहेगा? दिखावे की शैली असली जीवन से दूर ले जाती है। वर्तमान समय भी लोग जो है फैशन, आधुनिक साधनों और आडंबर पर अधिक ध्यान देते हैं। यह जीवन शैली समाज में कृत्रिमता और असमानता बढ़ाती है। सादगी पूर्ण जीवन ही आदर्श जीवन है। नेक्स्ट देखिए, घ दिया गया है, कबीर के कौन से सिद्धांत बाल गोविंद भगत के जीवन में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। तो बाल गोविंद भगत के जीवन में कबीर के सत्य, अहिंसा, भक्ति, सादगी और समानता के सिद्धांत जो है वो दिखाई देते हैं। वे जाति पाति और भेदभाव से दूर रहकर सभी को समान मानते थे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 9 दिया गया है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। ठीक है। सो बिलगांव बिहाई समाजा, न त मारे जही सब राजा। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, क्लियर, आपकी बुक से लिया गया है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, जो लखन है लक्ष्मण, वो मुस्कुराने लगते हैं मुनि के वचन सुनकर। बोले पशु धरी अवमाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई। एक ऐसे बहुत से धनुष जो है हमने तोड़े हैं, कभू ने असी रिस किन्हीं गुसाई किए। इतना गुस्सा तो किसी ने नहीं किया। यही धेनु पर ममता का ही हेतु, कि तुम इस धनुष पर इतनी ममता क्यों दिखा रहे हो। सुनी रिसाई कहे भृगुल केतु। तो अब आंसर देख लेते हैं। परशुराम धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति को किसके समान अपना दुश्मन मानते हैं। तो सहस्त्र बाहु के समान जो है अपना दुश्मन मानते हैं। किस पंक्ति में परशुराम धनुष तोड़ने वालों को बाकी सबसे अलग कहे जाने को कह रही हैं। किस पंक्ति में ऐसा बोला गया है। तो सो बिलगांव बिहाई समाजा, कि जो है जिसने धनुष तोड़ा है वो बाकी समाज से अलग हो जाए। कथन और कारण पढ़कर उपयुक्त विकल्प बताइए। कथन दिया है परशुराम अत्यंत क्रोध में हैं, तो बिल्कुल ठीक है। और सीता स्वयंवर में परशुराम के फरसे को खंडित कर दिया था, तो फरसे को नहीं धनुष को खंडित किया था भगवान शिव के। तो ये कथन ए सही है, किंतु कारण जो है वो क्या दिया गया है, गलत है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण ने उत्तर दिया, तो मुस्कुरा कर उत्तर दिया। डी इसका आंसर रहेगा। लक्ष्मण के तर्क के अनुसार उन्होंने बचपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं। डी आंसर रहेगा, अनेक धनुष तोड़े हैं। प्रश्न 10 से निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर जो है वो लगभग आपको 25 से 30 शब्दों में देने हैं। तो कह दिया गया है, सुर के पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण जो है वो आपको बताना है। तो 3 प्रश्न दिए गए हैं, आंसर देखते हैं इनके। पहला प्रश्न है, सुर के पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण जो है वो स्पष्ट करना है। तो गोपियों का मानना था कि योग साधना में मन लगाना कठिन है, उनके लिए कृष्ण स्मरण ही सच्चा योग है। वे भक्ति को योग साधना से श्रेष्ठ मानती थी। ख दिया गया है, आत्मकथ्य कविता के आधार पर लिखे कि कवि अपनी आत्मकथा में किन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता है। तो कवि अपनी आत्मकथा में दंभ, दिखावा यानी घमंड जो है, और अपनी उपलब्धियों या झूठे गौरव का उल्लेख नहीं करना चाहता। वह सच्चाई, संघर्ष और अपने अनुभव को ही बताना चाहता है। ग दिया गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। तर्क सहित उदाहरण देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो दिया गया है, इस संवाद में परशुराम के क्रोध और गर्व पर हास्य व्यंग्य किया गया है।
लक्ष्मण की तीखी बातें और राम का शांत उत्तर व्यंग्य का सुंदर रूप प्रस्तुत करते हैं। यह व्यंग्य कथा को रोचक और प्रभावशाली बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न 11 है, पूरक पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं। ठीक है, क दिया गया है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको तीनों के आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत के आलोक में यात्राएं विभिन्न संस्कृतियों से परिचित करवाने का अच्छा माध्यम है। उत्तर रहेगा, यात्रा के माध्यम से हम नई जगहों की परंपरा, भाषा, रीति रिवाज और लोगों के जीवन से परिचित होते हैं। इससे आपसी समझ और भाईचारा बढ़ता है। साना साना हाथ जोड़ी में लेखक ने सिक्किम की संस्कृति और जीवन शैली का सुंदर वर्णन किया है। ख देखिए, माता का आंचल पाठ के आधार पर बच्चे पीड़ा और झगड़े ज़्यादा देर तक अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो है स्वभाव से सरल और निष्कपट होते हैं। वे थोड़ी देर रोते या झगड़ते हैं पर जल्द ही भूल जाते हैं। माँ के स्नेह और आंचल की छाया उन्हें शीघ्र ही शांत और प्रसन्न कर देती है। ग दिया गया है, गंतोक मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहलाया। तो गंतोक के नागरिक परिश्रमी और ईमानदार हैं। वे अपने परिश्रम से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखते हैं। मेहनतकश नागरिक अपने श्रम से शहर और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देते हैं। नेक्स्ट देखिए, खंड घ दिया गया है, रचनात्मक लेखन है। इसमें किन्हीं 3 विषय पर, किसी एक विषय पर जो है 3 विषयों में से आपको अनुच्छेद लिखना है। प्रदूषण की समस्या, मोबाइल फ़ोन का प्रभाव, समाचार पत्रों का महत्व। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 में आपको अपने क्षेत्र में आवारा जानवरों की समस्या के समाधान के लिए समाचार पत्र के संपादक को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। या आपके बड़े भाई एक मंचीय कवि हैं और उनके मंचीय प्रस्तुति की प्रशंसा समाचार पत्रों में छपी है, जिसके लिए आपको बधाई पत्र जो है, बधाई देते हुए लगभग 100 शब्दों में उनको पत्र लिखना है। तो यहाँ से अनुच्छेद देखेंगे तो प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण आज की सबसे गंभीर समस्या है। इसके प्रमुख प्रकार क्या हैं, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण आदि। प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य, पशु पक्षी और पृथ्वी के संतुलन बिगड़ रहा है। पेड़ कट रहे हैं, नदियाँ गंदी हो रही हैं और हवा जहरीली हो रही है। प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए, प्रदूषक गैसों का उत्सर्जन कम करना चाहिए, प्लास्टिक का प्रयोग घटना चाहिए। ठीक है, और सामूहिक प्रयास से ही प्रदूषण की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। तो कुछ इस तरह से आप लिख देंगे, केवल एक गाइडेंस के लिए है, बाकी जो भी आपको फॉर्मेट आपकी टीचर्स ने बताया हुआ है आप उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद पत्र लेखन है, हम लिख रहे हैं आवारा जानवरों की समस्या। ठीक है, प्रेषक लिख देंगे नंदन, नई बस्ती, प्रयागराज। दिनांक लिख देंगे, प्रति है। ठीक है, उसके बाद संपादक महोदय, दैनिक जागरण, प्रयागराज। विषय रहेगा आवारा जानवरों की समस्या के समाधान हेतु। महोदय, मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से नगर निगम का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में आवारा गायें और कुत्तों की संख्या बढ़ गई है। ये सड़कों पर इकट्ठे होकर लोगों को परेशान करते हैं, दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। अतः निवेदन है कि नगर निगम शीघ्र ही इनके लिए कोई उचित व्यवस्था करे। सर धन्यवाद, भवदीय नंदन। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 14 दिया गया है। आप जो है श्रेयांश या श्रेया हैं, पत्रकारिता में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। आपके शहर से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में पत्रकारिता के लिए कुछ पद रिक्त हैं, उनके लिए आवेदन करने हेतु आपको संवर्ग तैयार करना है, बायोडाटा। ठीक है, इसके अलावा आपको ईमेल भी लिख सकते हो कि लोगों को बुखार आ रहा है क्योंकि आपके क्षेत्र में गंदा पानी फैल गया है, तो इसके रिगार्डिंग लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। बड़ी बहन ने जिम केंद्र खोला है और उसके प्रचार हेतु 40 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। तो आप जो है विज्ञापन तैयार कर सकते हो, कुछ अच्छा सा उसमें डिटेल लिख के। क्लियर, फॉर्मेट आपको बिल्कुल पता ही है। अथवा में दिया गया है, आपके शिक्षक शिक्षिका को क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए शिक्षक पुरस्कार मिला है। उन्हें बधाई देते हुए आपको 40 शब्दों में बधाई संदेश देना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, एक सिंपल फॉर्मेट है, बाकी ठीक है, कुछ थोड़ी सी गाइडेंस दी गई है, इसके जरिए आप कैसे करना है वो देख सकते हो। तो संवर्ग पत्रकारिता हेतु आवेदन करना है, नाम लिखना है, पता लिखना है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता अपनी बता देंगे। क्लियर, तो इसमें आप यहाँ पे लिख देंगे मेल कहाँ से गई है और कहाँ भेजी जा रही है। BA है, अनुभव विद्यालय महाविद्यालय पत्रिका में संपादन कार्य है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। क्लियर, एक सफल पत्रकार बनकर समाज की सच्ची सेवा करनी है, लेखन में रुचि है, स्पष्ट वक्ता हो, तो ये सब आपको इसमें दे देना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 बधाई संदेश है। तो विज्ञापन जो है कुछ इस तरह से आप फॉर्मेट बना के
कर सकते हो। जैसे जिम केंद्र के प्रचार हेतु नया जिम सेंटर खुला है, फिटनेस जोन, आधुनिक उपकरण, अनुभवी प्रशिक्षक हैं। एक यहाँ पे ना साथ में जैसे विज्ञापन है तो ये वो चित्र जो है वो ज़रूर बना दीजिएगा। एक सुंदर सा जो है जिम का फ़ोटो आप दिखा सकते हो। क्लियर है? तो आज ही सदस्य बने, स्वास्थ्य पाएँ। तो इस तरह से पता दे देंगे नीचे, गांधीनगर लखनऊ। साथ में फ़ोन नंबर दे देंगे, कोई क्वेरी करना चाहे। क्लियर है कि क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या फ़ीस है, वो सब के लिए फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वो डाल देंगे। उसके बाद साथ में यहाँ पे दिया गया है एक बधाई संदेश। आप किस तरह से बधाई संदेश देंगे? तो आदरणीय शिक्षक महोदया, आपको शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु शिक्षक पुरस्कार की हार्दिक बधाई। आपके मार्गदर्शन और परिश्रम से हम सदैव प्रेरित रहेंगे। तो बेटा जो राइटिंग सेक्शन है वो केवल एक आप कह सकते हो कि केवल जस्ट एक गाइडेंस है कि इस तरह से लिख सकते हो। बाकी फॉर्मेट इसमें कुछ ज़रूरी होता है। आपके टीचर ने जो भी फॉर्मेट आपको गाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको कीजिएगा। क्लियर है? तो आई होप आपके लिए ये जो प्रैक्टिस पेपर है ये जस्ट एक प्रैक्टिस है, तो इसको आप अच्छे से करेंगे तो आपको ये रहेगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस जो है हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो ना उतने ही अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाते हो पेपर को। ये केवल एक आपके लिए हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।